Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT विद PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम current affairs डिस्कस कर रहे हैं. और let's begin with our December current affairs. दिसंबर और जनवरी के बचे हुए हैं, तो दिसंबर जनवरी करेंगे, उसके बाद फरवरी के करेंगे. फरवरी खत्म होगा तो फिर फरवरी के भी हम करेंगे, है ना. एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं. दैट इज़ अबाउट सस्पेंशन ऑफ MPs. तो आपको पता है विंटर सेशन में 12 MPs को सस्पेंड करने की बात चल रही थी. क्यों चल रही थी? क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट की वजह से इनको सस्पेंशन की बात चल रही थी. बहुत ज़्यादा दबंगई मचा दी थी, है ना, वायलेंट बिहेवियर कर दिया था, है ना. तो इस वजह से इनको सस्पेंड करने की बात हो रही थी. तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सस्पेंशन होता है उसके लिए अथॉरिटी किसके पास होती है? तो उसके लिए अथॉरिटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास. तो हर एक ऑफिस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है. वो किसी भी MP को बोल सकता है कि वो आप जो है आज के लिए इस चैम्बर से चले जाइए क्योंकि आपका कंडक्ट बहुत ख़राब हो रहा है. और ये अगर MP लगातार करता है, हर दिन आके सेशन में वो ऐसे वायलेंस मचा रहा है या ग्रॉस मिस कंडक्ट कर रहा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर होती है कि वो उसको पूरे सेशन के लिए स्थगित कर दे, है ना. तो ये भी होती है. द MP हैज़ टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डे. अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि वो किसी MP को नेम कर सकता है, नाम से बुला सकता है कि ऐसा MP जो लगातार सेशन में बाधा डाल रहा है, बिजनेस में बाधा डाल रहा है, उसको ये बोल सकता है कि इन सच केसेस जो है आप मोशन मूव होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स मूव्स अ मोशन, जो ऑफेंडिंग MP होता है उसको सस्पेंड कर देता है बाकी पूरे सेशन के लिए. समझ में आ रहा है? द सस्पेंशन कैन लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द सेशन. तो कौन मूव करता है मोशन? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मोशन मूव करता है MP को सस्पेंड करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन. ठीक है, समझ में आ गया. 2001 में इसी लॉ में अमेंडमेंट आया था अंडर एक, और 2001 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें एक नया रूल ऐड हुआ था, दैट वाज 374A. इसमें स्पीकर को एम्पावर किया गया कि वो ऑटोमेटिकली अब MP को सस्पेंड कर सकते हैं 5 दिन के लिए, है ना, फॉर डिस्टर्बिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस. तो अगर कोई MP हाउस में बिजनेस को होने नहीं दे रहा है तो जो स्पीकर है वो उनको 5 दिन तक मैक्सिमम सस्पेंड कर सकते हैं. ये अमेंडमेंट आया था 2001 में अंडर रूल 374A, ये लिखा हुआ है, करेक्ट. उसके बाद हम बात करते हैं बायोजेट फ्यूल की. तो बायोजेट फ्यूल किससे प्रोड्यूस होता है? ये बेसिकली जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है, ट्री बॉर्न ऑयल्स होते हैं, है ना, और शॉर्ट जेस्टेशन ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, उनसे ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है. तो ये फार्मर्स से बेसिकली लिया जाता है क्योंकि उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना. और जितना भी एडिबल ऑयल के प्रोसेसिंग यूनिट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट से ये बायोजेट फ्यूल बनता है. इससे हमें फ़ायदा क्या है? इससे हम यार एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं. जो पेट्रोल की बर्निंग से कार्बन रिलीज़ होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट होता है ना. तो सल्फ़र का जो एमिशन है वो भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इससे, है ना. और ये जो भी हमारा है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन करना है बाय 2070, उस टारगेट को अचीव करने में ये हमारी मदद करेगा. और इसके साथ ही साथ ये जो फार्मर्स हैं, है ना, फार्मर्स को भी एडिशनल इनकम मिल जाएगा क्योंकि वो तो इसको या तो स्टबल बर्निंग कर देते हैं इसका अपनी क्रॉप्स का,
या फिर उसको फेंकवा देते हैं कहीं पे, है ना, तो उस उनके लिए एक एडिशनल इनकम भी हो जाएगा और इससे स्टबल बर्निंग की भी प्रॉब्लम जो है वो हट सकती है ना। तो इट विल हेल्प इन enhancing the livelihoods of farmers and tribals in producing, collecting and engaging non-edible oils। ठीक है, तो नॉन एडिबल ऑयल्स की प्रोड्यूसिंग, कलेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग को ये बढ़ावा दे सकता है। तो दैट वाज अबाउट बायोजेट फ्यूल्स। उसके बाद फिशिंग कैट के बारे में बात करते हैं। तो फिशिंग कैट एक नॉक्ट्रल एनिमल्स होते हैं, मतलब रात में जगते हैं। कहाँ मिलते हैं? एस्टुराइन फ्लड प्लेन्स में मिलते हैं। फिशिंग कैट नाम से ही पता चल रहा है, ये पहले ही बात कर चुके हम, ये फिश को मार के खाते हैं। तो फिश कहाँ मिलेगी आपको? पानी में। तो ये भी कहाँ मिलेंगे? जहाँ पानी वानी होगा। पानी कहाँ मिलेंगे आपको? जहाँ एस्टुरीज, जैसे एस्टुरीज ओपन ओशन में आ रही है तो ये बीच वाला जो होता है एरिया, यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंग्रोव्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको इनलैंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में ये मिल जाएंगे, जहाँ भी फिश होगी वहाँ ये होंगे, है ना। तो वो होते हैं फिशिंग कैट्स। इनको कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? ईस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में मिल जाएंगे और वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे। IUCN स्टेटस की अगर हम, IUCN रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। समझ में आ गया? सो दीज आर फिशिंग कैट्स, ऐसे दिखते हैं ये फिशिंग कैट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्ट वैली की। तो व्हाट इज़ अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली क्या होता है? एक एनिमेशन देखते हैं। तो देखो रिफ्ट वैली क्या होता है, जब दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मान लो कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना, तो ये प्लेट्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं ऐसे। तो बीच में जो रीजन ये बन जाता है, ये वैली सा जो बन जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये दोनों जगह होती हैं। तो पहले देखो जैसे कॉन्टिनेंट था, है ना, तो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स इधर हुई तो थोड़ी सी रिफ्ट बनी, यहाँ पे वैली बन गई एक, है ना। फिर और मान लो मिलियंस ऑफ ईयर्स में और ये इधर हो गई तो और बड़ा गैप बन गया, ये बहुत बड़ी रिफ्ट वैली बन गई। अब यहाँ पे पानी आने लगेगा, ओशियन बन जाएगा इधर, और फिर ये ओशियन फ्लोर बन जाएगा, है ना। फिर ओशियन फ्लोर भी स्प्रेड होता है, हमने देखा था, है ना, ओशियन फ्लोर भी स्प्रेड होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने देखा था कि ओशियन फ्लोर भी स्प्रेड होता है ना। तो वहाँ भी रिजेस बनती हैं, ओशियन फ्लोर में भी रिजेस बनती हैं जहाँ से मोल्टन लावा ऊपर आता है ना। तो रिजेस दोनों जगह होती हैं, ओशियन फ्लोर पे भी मिलेंगी आपको, कॉन्टिनेंट्स पे भी मिलेंगी, करेक्ट। तो a rift valley is a lowland region that forms when earth's tectonic plates move apart or rift, है ना। तो देखा हमने एनिमेशन में, rift valleys are found both on land and at the bottom of the ocean, correct, where they are created by the process of a sea floor spreading। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओगे ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है ये किसने दी थी, है ना, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी ये किसने दी थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। दे डिफर फ्रॉम द रिवर वैलीज, ये रिवर वैली से डिफरेंट कैसे होती हैं? रिवर वैलीज और ग्लेशियर वैली से डिफरेंट कैसे होती है? क्योंकि वो जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं बनी होती है, और ये जो रिफ्ट वैली होती है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी होती है। और रिवर की जो वैलीज होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो इरोजन से बनी होती है ना। रिवर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि जो रिवर्स वैलीज क्रिएट करती हैं वो इरोजन से क्रिएट करती हैं, है ना, एक्टिव इरोजन से। जबकि ये जो रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है ये किससे बन रही है? टेक्टोनिक मूवमेंट से बन रही है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कभी कोई पूछ ले कि रिफ्ट वैली और रिवर वैलीज में डिफरेंस क्या है, तो आप मेजर डिफरेंस यही है कि रिफ्ट वैली जो होती है वो टेक्टोनिक मूवमेंट से बनती है, जबकि जो रिवर वैलीज होती हैं वो इरोजन से बनती हैं, और ग्लेशियर वैलीज भी इरोजन से ही बनती हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रिफ्ट वैली के बारे में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वीर सावरकर जी के बारे में बात करते हैं। तो वीर सावरकर जी जो थे, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था अभिनव भारत, इसको फाउंड किया था। इसके साथ साथ इन्होंने मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन को भी फाउंड किया था। ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के 1937 से 1943 तक। इसके बाद इन्होंने फॉरेन गुड्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात करी, स्वदेशी जो है इंडियन गुड्स को अडॉप्ट करने की बात करी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जो बहुत ही फेमस है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड थी, करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं बारबाडोस के बारे में। तो बारबाडोस अभी नया रिपब्लिक बन गया है। स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है, कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न कैरेबियन सी में। चलो देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो दिस इज़ बारबाडोस, दिस यू आर सेइंग दिस इज़ बारबाडोस। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऊपर, है ना। यहाँ नीचे आओगे तो क्यूबा हैती आ जाएगा, ये है पर्टो रिको। उसके बाद नीचे और नीचे आओगे तो वेनेजुएला, कोलंबिया एंड गुयाना। तो ये नीचे इसके बीच में यहाँ, है ना, कैरेबियन सी इधर है और कैरेबियन सी इसके राइट में है और इसके लेफ्ट में है अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे है बारबाडोस, दिस इज पैनामा, यहाँ पे पैनामा कैनाल है ना। समझ में आ गया? इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ओवर फॉर 400 ईयर्स। तो 400 साल तक ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। नाउ इट विल बी वन ऑफ द 54th कॉमनवेल्थ नेशंस। इंडिया भी वन ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस है ना। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन होते हैं? जो पहले ब्रिटिश की कॉलोनीज हुआ करते थे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज अ लूज एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज एंड करंट डिपेंडेंसीज अलॉन्ग विद सम कंट्रीज दैट हैव नो हिस्टोरिकल टाइज टू ब्रिटेन। तो अभी ये जो बारबाडोस था ये डिपेंडेंट था ब्रिटेन पे, इट वॉज अ डिपेंडेंसी, है ना।
तो अब ये एकदम रिपब्लिक बन गया, अब ये अपने अफेयर्स खुद से कंट्रोल करेगा, करेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, है ना। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाम में देखो क्या है, असिस्टेड, असिस्टेड मतलब असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, है ना। हेल्प करेंगे किस में, रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, है ना, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी होगी। तो क्या मतलब हो सकता है इसका, नॉर्मल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और वुमेन का जो एग होता है ना, वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, और वुमेन का जो यूट्रस होता है वहाँ पे एम्ब्रियो प्लांट होता है ना, ऐसे नॉर्मल होता है। बट जब ये नहीं हो पाता है, जब वुमेन कंसीव नहीं कर पाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक्सटर्नल हेल्प देंगे इनको, है ना। एक्सटर्नल हेल्प कैसे देंगे, इनका एग हम निकाल लेंगे इनकी बॉडी से, और मैन का स्पर्म निकाल लेंगे और इनको बाहर फ्यूज़ करा देंगे, और फिर बाद में एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करेंगे यूट्रस में। सो दिस इज़ कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें हमने हेल्प कर दिया उनको रिप्रोडक्शन में। तो IVF जो है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसपे वो एक मूवी भी आई थी ना, गुड न्यूज़ करके, उसमें देखा होगा आपने, स्पैम चेंज हो जाता है, सॉरी स्पर्म चेंज हो जाता है ना। तो उसमें उसमें IVF दिखाया गया था, है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसमें यही होता है कि आप एक लेके दूसरे का स्पर्म लेके और इसको फर्टिलाइज कर दो, और जिस मान लो अगर उसी सेम मदर में आप इम्प्लांट करते हो तो ठीक है, अगर दूसरी मदर में करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर, ठीक है। द एम्ब्रियोज आर देन पुट बैक इन द वुमेन्स बॉडी। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ ART, है ना। ART produces sometimes uses donor eggs, donor sperms, previously frozen embryos. It may involve a surrogate carrier, है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है, इट इज़ रिलीज बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ITU ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया है ना। इट मेजर्स द कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट अ ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पे ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करता है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है। इफ़ यू आर गेटिंग अ बैकग्राउंड नॉइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ लेते हैं। ITU इज़ अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो ICT टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस की ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1865 में इस्टेब्लिश हुआ था एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, है ना। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑपरेशंस। कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद आगे बात करते हैं नायरोबी डिक्लेरेशन के बारे में। तो नायरोबी डिक्लेरेशन किस पे है, सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए अफ्रीका में। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क को। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, जो हैज़ार्ड्स आते हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं, उससे हम कितना ज़्यादा उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कितना अडेप्ट हम कर सकते हैं। जैसे मान लो डिजास्टर आ गया, तो हमारी जैसे जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी रेजिलियंट है, वो कितना झेल पा रही हैं अर्थक्वेक्स को। उस फ्रेमवर्क को, उस टाइप का ये फ्रेमवर्क होता है सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसमें हम जो डिजास्टर जब आते हैं, जो हैज़ार्ड्स आते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से अफ्रीका में ये रिलेटेड है। कब अडॉप्ट हुआ था ये, 8th अफ्रीका रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो हुई थी कहाँ पे, जो हुई थी नैरोबी केन्या में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है नैरोबी डिक्लेरेशन। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। कोलैबोरेशन था अफ्रीकन यूनियन का, जिसमें 55 मेंबर्स हैं अभी, है ना। और ये अफ्रीकन यूनियन कमीशन और उसके साथ इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। थीम क्या थी, थीम थी भाई टूवर्ड्स डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट फॉर अ रेजिलियंट अफ्रीका, है ना, COVID-19 ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम थी, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 से 2030 2015 से 2030 किससे डील करता है, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है डिजास्टर आएगा तो उसके रिस्क से बचने के लिए ये फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। कब डेवलप किया गया था, UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जब हुई थी सेंडाई जापान में 2015 में, तब इसको अडैप्ट किया गया था। ये एक क्लियर हमको पॉलिसी पाथवे देता है और कंट्रीज़ को गाइड करता है और कम्युनिटीज़ को गाइड करता है, ताकि वो
ऐसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें जिससे हम जो नेचुरल हैज़ार्ड्स और ह्यूमन इंड्यूस हैज़ार्ड्स हैं उसके शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, है ना, उससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम एब्जॉर्ब कर पाएँ। और ये कब तक टाइमलाइन है? बाय 2030, यहाँ पे लिखा है 2015 से 2030 तक, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2005 टू 2015। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट पाइका रेबिलियन, पाइका विद्रोह के बारे में। तो पाइकास बेसिकली कब हुआ था? ये 1817 में हुआ था पाइका रेबिलियन, है ना। अब पाइका रेबिलियन में क्या हुआ था कि पाइकास पहले कौन थे? पाइकास वो लोग थे, पाइकास बेसिकली कौन थे? ये एक ट्रेडिशनल मिलिट्री बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ये ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग मिलिशिया थे। मिलिशिया मतलब ये इसको क्या था कि जो किंग्स थे उड़ीसा के, वो इनको एम्प्लॉय करते थे ताकि ये लोग मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ और पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, और इनके बदले इनको रेंट फ्री लैंड मिलती थी जहाँ पे ये लोग रहते थे, है ना, या कुछ काम करते थे। तो इनको रेंट फ्री लैंड और टाइटल्स मिलते थे। इसके बदले ये लोग मिलिट्री सर्विसेज और अपनी पुलिस सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। बट क्या हुआ, जब किंग्स का फॉल होने लगा तो इनका ये राइट्स छिनने लगे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया उसके खिलाफ। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? बख्शी जगबंधु, है ना, ये इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो ये आपको याद रखना है ना। तो क्या लिखा हुआ है? वर अ क्लास ऑफ मिलिट्री रिटेनर्स हु हैड बीन रिक्रूटेड सिंस 16th सेंचुरी बाय किंग्स इन ओडिशा फॉर अ वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स टू रेंडर मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर रेंट फ्री लैंड एंड टाइटल्स। दे वर ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग मिलिशिया ऑफ ओडिशा एंड सर्व्ड एज वॉरियर्स। तो इनका जब ये राइट छिनने लगा तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। उसके बाद रिवोल्ट सप्रेस हो गया था, और सप्रेस बहुत बुरी तरह सप्रेस हो गया था, कुछ हुआ नहीं, बट अच्छा रिवोल्ट था, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ ये वाला रिवोल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के बारे में। तो इकोनॉमिस्ट कौन रिलीज़ करता है ये रिपोर्ट? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये कंपेयर करता है 200 एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, और ये बताता है कि भाई कौन कौन सी सिटी बहुत एक्सपेंसिव है, कौन सी सिटी बहुत चीप है। तो इसकी जो रिपोर्ट में अभी क्या आया है कि टेल अवीव जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, और इंडिया में अहमदाबाद और गुजरात जो है वो टॉप चीपेस्ट सिटीज़ में है, 10 चीपेस्ट सिटीज़ में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद और गुजरात टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ में आई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021। तो अभी इसमें क्या हुआ है, ये बिल से मैंने क्या प्रपोज़ किया है? इस बिल में ये इन्होंने प्रपोज़ किया कि भाई हम जो प्रीएम्बल है उसमें हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वाला जो पोर्शन है उसको हम रिप्लेस करके क्या करेंगे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को हटा के हम ये पूरा स्टेटमेंट ले आएंगे, और क्या करेंगे? सोशलिस्ट वर्ड को हम इक्विटेबल से रिप्लेस करेंगे, करेक्ट। द बिल ऑल्सो proposes adding access to information technology and happiness as objectives। तो इसके साथ साथ और ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने की बात की गई है। उसमें दो कौन से हैं? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दूसरा हैप्पीनेस, है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी प्रीएम्बल में ऐड करने की बात की गई है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि प्रीएम्बल अमेंडेबल है, येस अमेंडेबल है। आज तक कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार ही बस अमेंड हुआ है ना। तो किस में अमेंड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट में अमेंड हुआ था 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया था, है ना। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इनको ऐड किया गया था, करेक्ट। समझ में आ गया? बस ये याद करना है। उसके बाद एक बार अब आपका होमवर्क ये कि आप एक बार जाके प्रीएम्बल जो लिखा होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई अडॉप्ट, ये सब आपको जो है वो एक बार पूरा प्रीएम्बल जाके पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं और चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर? ये बेसिकली नई बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है जो सिक्किम में मिली है अभी। तो बस ये याद रखना है, नई बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है जो सिक्किम में मिली है। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो पैक जो है वो कब सेटअप हुआ था? सबसे पहले 1921 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से इसको बनाया गया था। अब ये हर साल कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर रूल 308 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन बेसिकली स्पीकर अपॉइंट करते हैं अपोजिशन पार्टी से। तो 90 ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये कन्वेंशन बन गया 1967 से। ये जो चेयरमैन है दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन ओनली, करेक्ट। बैटरी लो हो गई है, जस्ट अ मिनट। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? इसके 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। टेन्योर कितना होता है? 1 साल का इसका टेन्योर होता है।
और ये करती क्या है पैक कमेटी, ये बेसिकली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कैग है उसकी रिपोर्ट्स को ये ऑडिट करती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। ये एक्सरसाइज यूक्रेन किसके लिए है? इंडिया और मालदीव्स के मिलिट्रीज़ के बीच में होती है ये, बस यही याद रखना है, किसके बीच में? इंडिया और मालदीव्स के बीच में। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में। तो प्रोजेक्ट रिहैब किसने लॉन्च किया है? KVIC ने लॉन्च किया है। क्या है इसका मिशन? तो ये बेसिकली एक सब मिशन है किसके अंदर? नेशनल हनी मिशन के अंदर। तो नेशनल हनी मिशन के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, जो बी बॉक्सेस होते हैं ना, जिसमें खूब सारी बीज होती हैं, बीज नहीं होती, बीज की ऐसी आवाज़ निकलती है ना, तो उसमें उसको हम लगाएंगे ताकि जो एलिफेंट्स है ना, एलिफेंट्स के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए होता है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा कि एलिफेंट्स रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं और ट्रेन से हिट होकर मर गए। रात में नहीं दिखता है, बट एलिफेंट्स जो है ना वो बीज से मतलब थोड़े डरते से हैं, तो वो बीज के आसपास नहीं आते, जहाँ पे बीज होती है वहाँ नहीं आती। तो गुवाहाटी में ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि वहाँ पे इस टाइप का लगा दिया गया था, ऐसे जो साउंड एमिट होती है बीज की, और इससे फिर एलिफेंट्स जो हैं वो भाग रहे थे। तो ऐसी चीज़ें एम्प्लॉय करके हम क्या कर सकते हैं, एलिफेंट्स के एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। टू ब्लॉक देयर एंट्रेंस टू ह्यूमन टेरिटरीज़, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ह्यूमन टेरिटरीज़ में अगर उनके एंट्रेंस को ब्लॉक करना है तो भी हम कर सकते हैं। द बॉक्सेज आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग सो दैट वाइल व्हेन एलिफेंट्स अटेम्प्ट टू पास थ्रू अ टग और सॉरी मतलब स्ट्रिंग से ये अटैच्ड होते हैं, जैसे कि जैसे जैसे चूहा पकड़ते हैं ना, चूहा कैसे पकड़ते हो? चूहा का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ये रोटी होती है जो हम डालते हैं उसमें, तो ये जैसे ही खाता है तो ये लीवर ऊपर होता है और ये बंद हो जाता है ना, वैसे ही कुछ है जिसमें हाथी जो है जब इससे टकराएगा या जो भी ऐसे टकराएगा तो ये स्ट्रिंग पुल हो जाएगा, और स्ट्रिंग पुल होने से जो बीज का स्वॉर्म है वो फिर मतलब वहाँ पे पूरा फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एलिफेंट के हर्ड्स हैं वो भाग जाएंगे। तो याद, पहले गुवाहाटी में जो प्रोजेक्ट हुआ था ना, उसमें उसमें ऐसा किया गया था, वहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस करने की हो रहा था बात। इसमें क्या है, इस वाले में हम क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली बीज हैं, है ना, एक्चुअली बीज के बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है जिसमें एक्चुअल बीज होंगी, और फिर जैसे ही हाथी मतलब कोशिश करेंगे वहाँ ह्यूमन टेरिटरी में जाने की, ये पुल हो जाएगा, और ये पुल हो जाएगा तो सारी बीज जो हैं वो मतलब ऐसे एयर में आ जाएंगी, और फिर ये लोग भाग जाएंगे बीज को देख के। इस टाइप से प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद माउंट सेमरू की बात करते हैं। तो माउंट सेमरू क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ पे? ईस्ट जावा इंडोनेशिया में, है ना, बस ये याद रखना है हमको। उसके बाद कोन्याक ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? मेजर ट्राइब है नागालैंड की। इसको ये अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी ये ट्राइब्स मिलती हैं। उसके बाद धवन वन की बात करते हैं। धवन वन क्या है? तो अभी जो एक हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने पहला क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, प्राइवेटली डेवलप किया है। इट रन्स ऑन 2 हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स, LNG और लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। तो लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन पे ये जो इंजन है वो चलता है। करेक्ट। अब आगे बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में ये सेलिब्रेट होता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी कुछ ट्राइब्स जो हैं वहाँ के, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, बिकॉज जो आसफाप के अंदर सॉरी जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक्ट लगा हुआ है ना, उसके अंडर जो फायरिंग हुई थी ना, जिसमें 12 नागाज की डेथ हो गई थी, तो उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे ये वाला फेस्टिवल। इसको इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? नागालैंड स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो वो वहाँ का स्टेट बर्ड है किसका? अरुणाचल प्रदेश और केरला का, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। करेक्ट। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात करते हैं। इसके पीछे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, है ना, गोवा में हुई थी। तो गोवा में नहीं हुई थी इनकी डेथ, है ना, चाइनीज़ का आइलैंड है, क्या नाम है उसका, कहाँ गया? शांगुशान आइलैंड, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये अपना जो मिशन है, क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियनिटी को ये प्रीच करने वाले थे चाइना में, बट उनसे पहले ही मर गए। तो ये कैथोलिक मिशनरी थे और सेंट थे जिन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंड करी थी। जेवियर में इनका जन्म हुआ था, जो कि किंगडम है नवारा का, जो कि अभी स्पेन में है। इनको पॉस्टल ऑफ द इंडीज़ भी बोलते थे, ईश्वर का भेजा हुआ चारक, मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड पॉस्टल ऑफ
जापान भी इसको बोलते थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरी सिंस पॉल द पॉसल। पॉल द पॉसल, इसको एक्चुअली प्रोनाउंस शायद ऐसे ही किया जाता है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, पॉसल ही प्रोनाउंस किया जाता है इसको, अपोस्टल तो नहीं किया जाता है। तो ये है। सो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में और कवर करेंगे, ऐसे ही कवर करते रहेंगे, और दिसंबर और जनवरी और फरवरी तीनों के हम करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे, है ना। चलिए, तो फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। अगर आपको कोई और असिस्टेंट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना। एंड वी वुड बी ग्लैड एंड वी वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड लीव अस अ रिव्यू। The link is in the description, and you can also explore our YouTube where we have a lot of static topics to learn from. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।